नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास में हमने किया खिलजी वंश, और खिलजी वंश में हमने लगभग सभी शासकों के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था कि खुसरो शाह का ही एक वजीर हुआ करता था जिसका नाम था गाजी मलिक, और यही गाजी मलिक आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, और ना सिर्फ गद्दी पर बैठा बल्कि एक वंश की स्थापना की जिसे हम तुगलक वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, तुगलक वंश बड़ा फेमस वंश है दिल्ली सल्तनत में, और सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा पीरियड भी तुगलक वंश का ही रहा है। लगभग 94 साल इन्होंने शासन किया दिल्ली की गद्दी पर। और ना सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर शासन किया बल्कि 3 महान शासक दिए, जिनमें हम सबसे पहले ही शासक को पढ़ेंगे जिन्हें हम जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा शासक पढ़ेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक, और तीसरा महान शासक पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। इन 3 शासकों ने इस देश को, इस सल्तनत को बहुत अच्छी समृद्धि दी, बहुत चीज़ें दी जो इनके प्रशासन में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं फिर से। तुगलक वंश हम पढ़ रहे हैं क्या? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, और आज हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तेरह सौ 20 से 1414, से 1414। तो प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि भाई तुगलक वंश, जिसे कहावतों में कहा जाता है कि बड़े तुगलकी फरमान जारी हो गए हैं। और तुगलकी फरमान का मतलब होता है कि एक ऐसे फरमान जो बिना सोचे समझे लिए जाते हैं, या कई बार लिए जाते हैं सोच समझकर, और उनका परिणाम होता है हमेशा उल्टा। तो जनता के हित में लिए गए जितने भी डिसीजन हुआ करते थे, निर्णय हुआ करते थे, तुगलक वंश में उन सब का ही उलट हुआ, और इसीलिए फेमस हुई ये कहावत कि तुगलकी फरमान जारी हो गए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तुगलक वंश की बात करते हैं। तो ये तुगलक वंश सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड था, सबसे लंबा शासनकाल, लगभग 94 वर्ष सबसे लंबा शासनकाल रहा तुगलक वंश का। और तुगलक वंश की स्थापना करने वाले जो शासक थे उन्हें कहा गया गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। शासनकाल की बात करें तो 1320 से 1325 ईस्वी तक बड़ा छोटा सा शासनकाल इनका रहा। 1320 से लेकर 1325, 5 वर्ष तक ही शासन किया गयासुद्दीन तुगलक ने। और गयासुद्दीन तुगलक का ही वास्तविक अगर हम नाम की बात करें तो इसका वास्तविक नाम था गाजी मलिक। देखिए, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला, और मलिक नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिता, इनकी जो माता थी, जाट जाति से संबंध रखती थी। अगर हम बात करें गाजी मलिक की, तो ये कैरोना तुर्क था भाई, कैरोना तुर्क था, तुर्की जाति से ही कैरोना तुर्क था ये। कैरोना तुर्क होने की वजह से था, और नाम था गाजी मलिक।
गाजी मलिक एक्चुअल नाम, और जब इसने दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर बैठा तो नाम हुआ गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, देखिए किसी भी एग्जाम में गाजी मलिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला एकमात्र शासक, पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने ही नहरों का निर्माण करवाया और सिंचाई विभाग जैसे एक तरह का इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो शुरू किया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। चलिए, सबसे पहले इन्होंने दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। तुगलकाबाद शहर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। भाई ये फेमस काम किए थे किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये महत्वपूर्ण काम किए थे गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और एक तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, और ये तुगलकाबाद शहर दिल्ली में ही स्थापित है और हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम में गयासुद्दीन तुगलक से पूछे जाने वाले क्वेश्चन ये होते हैं कि बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगर एक्चुअल नाम की बात करें तो इसका एक्चुअल नाम, वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था गाजी मलिक। मलिक नाम किस लिए? क्योंकि इसकी माता जो है वो जाट जाति से थी। कैरोना तुर्क था, गद्दी पर बैठा 1320 में। ठीक है। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स, सबसे ज़्यादा कर जो प्राप्त हुआ करता था वो हुआ करता था कृषि से। और कृषि किस पर निर्भर थी? वर्षा पर निर्भर थी। तो वर्षा जो है वो फ्लक्चुएट थी, कभी सूखा पड़ जाता था। इसलिए इसने सबसे पहले इसे सबसे पहले आवश्यकता हुई कि अगर प्रत्येक खेत को पानी पहुंचाया जा सके तो पानी पहुंचाने की वजह से फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो अच्छा टैक्स वहाँ से प्राप्त होगा, और शासन में जो पैसे की आवश्यकता है उसकी कमी नहीं रहेगी। इसीलिए इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो प्यारे बच्चों, ये काम कराया किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था, इसका पुत्र था जिसे हम जानते हैं जोना खान के नाम से या जूना खां। जोना खां या जूना खां इतिहासकार कहते हैं उसको। और इसी अपने पुत्र को इसने उपाधि दी उलूग खां की। देखिए, उलूग खां सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन हुआ? बलबन। और उलूग खां का मतलब होता है विश्व का खान। विश्व का खान। उलूग खान का अर्थ होता है विश्व का खान। और ये उपाधि इसको क्यों मिली? क्योंकि सबसे पहले इसने अपने पुत्र को एक अभियान पर भेजा। जोना खान को एक अभियान पर भेजा 1321 में, वारंगल अभियान। वारंगल अभियान में सबसे पहले जोना खान जो है जब गया तो किसी कारण से वो जीत नहीं सका, वापस आ गया। 6 महीने बाद फिर से इसने वारंगल अभियान किया 1921 में ही, 1321 में ही। जब इसने वारंगल अभियान किया तो इस वारंगल अभियान को इसने जीता, और जीतने के बाद इसके पिता ने गयासुद्दीन तुगलक ने जोना खान को उपाधि दी उलूग खान की। ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका अभियान था, इसके पुत्र का सबसे पहला अभियान था 1321 ईस्वी में, वारंगल अभियान। वारंगल अभियान किया इसके पुत्र ने 1321 में। और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसे दिल्ली सल्तनत में मिलाकर इसके साउथ राजधानी बना दिया। दिल्ली सल्तनत में मिलाकर इसे दक्षिण राजधानी बनाया।
इसे दक्षिणी राजधानी बना दिया। तो वारंगल अभियान सबसे पहले जूना खान ने जीता। उसके बाद अगला अभियान उसने किया 1324 ईस्वी में। अगला अभियान 1324 ईस्वी में उड़ीसा के जाजपुर अभियान, उड़ीसा का जाजपुर अभियान, उड़ीसा का जाजपुर अभियान इसने किया और उड़ीसा के जाजपुर को जीतकर भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। देखिए, गियासुद्दीन तुगलक महान शासक हुआ क्योंकि इसने तुगलक वंश की स्थापना की, तुगलक शहर की स्थापना की, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया और इसके बाद इसका बड़ा ही होनहार और महत्वाकांक्षी बेटा जोना खान या जूना खान हुआ, जिसे हम आगे चलकर किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। बेहद प्रभावशाली, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद महत्वाकांक्षी शासक हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको हम किस नाम से जानेंगे? जोना खान के नाम से। जोना खान जिसने सबसे पहले 1321 में वारंगल अभियान किया, उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाकर उसे दक्षिण राजधानी बना लिया और दूसरा अभियान किया उड़ीसा का जाजपुर। और उड़ीसा का जाजपुर अभियान जब इसने जीता तो इस बात का सोर्स हमें मिलता है राजमुंद्री अभिलेख से। राजमुंद्री अभिलेख, राजमुंद्री अभिलेख में लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा शासक था जिसे उलूग खान की उपाधि धारण की या उलूग खान की उपाधि इसके पिता ने दी। यह स्रोत हमें मिला है राजमुंद्री अभिलेख से। राजमुंद्री अभिलेख में जोना खान को ही उलूग खान कहा है, विश्व का खान कहा है, जिसने उड़ीसा अभियान को ना सिर्फ जीता बल्कि उसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और ये जो जाजपुर था, इसका जो शासक था, इसका शासक था भानुगुप्त द्वितीय। शासक था भानुगुप्त द्वितीय। भानुगुप्त सेकंड या भानुगुप्त द्वितीय जो है वो शासक था उड़ीसा के जाजपुर का। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहले शासक के बारे में पढ़ा जिसे हम जानते हैं गियासुद्दीन तुगलक। 1320-1325 5 साल केवल इसका शासन रहा। वास्तविक नाम की बात करें तो गाजी मलिक, और गाजी मलिक में जो मलिक है वो इसलिए क्योंकि उसकी माता जो है वो जाट जाति संबंध रखती थी। कैरोना तुर्क हुआ करता था। दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया और एक पुत्र हुआ जो बड़ा ही होनहार और बड़ा ही महत्वाकांक्षी था, जिसका नाम था जूना खान या जोना खान, जिसे हम उलूग खान की उपाधि दी उसके पिता ने। और ये उलूग खान की उपाधि इसलिए दी क्योंकि उसने 2 अभियानों को अंजाम दिया और उन अभियानों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में उन्हें मिला लिया, इससे उसे उलूग खान कहा गया। अब कहानी क्या बनती है? भाई कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि एक बार क्या हुआ कि जो उलूग खान या जूना खान था, मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके गुरु, उसके जो गुरु थे, मोहम्मद ये जोना खान का गुरु था, का गुरु थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है वो गुरु थे किसके? जोना खान के गुरु थे। भाई इन्होंने सूफीवाद, ये सूफी संत हुआ करते थे और इन सूफी संतों ने अपने सूफीज्म को बढ़ाने के लिए गियासुद्दीन तुगलक से हजरत निजामुद्दीन औलिया ने 5 लाख टंके लिए थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने गियासुद्दीन तुगलक से 5 लाख टंके, ये जो टंके हैं ये चांदी के हुआ करते थे, चांदी के टंके लिए थे। लेकिन वापस करने में, उधार लिए थे इसलिए वापस करने में कुछ मनाही कर रहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने सूफीज्म के बढ़ावे के लिए 5 लाख चांदी के टंके गियासुद्दीन तुगलक से उधार लिए थे और उन्हें कहा था कि मैं जल्द ही इनको लौटा दूंगा, लेकिन लौटा नहीं पाया। और अब गियासुद्दीन तुगलक जो है वो बार बार उस पैसे की वापसी की मांग करने लगा हजरत निजामुद्दीन औलिया से। लेकिन इतने में क्या हुआ कि बंगाल में एक विद्रोह हुआ। बंगाल में एक विद्रोह हो गया और बंगाल में विद्रोह जो हुआ उस विद्रोह में बख्त खान का विद्रोह था ये।
और उस विद्रोह को दबाने के लिए ये ग्यासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल पहुंचा। भाई एक विद्रोह हुआ, एक रिवोल्ट हुआ, बंगाल रिवोल्ट। बंगाल रिवोल्ट या बंगाल विद्रोह। बंगाल में एक इक्तेदार हुआ करता था बख्त खान। बंगाल में बख्त खान का विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए ग्यासुद्दीन तुगलक पहुंचे। ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल गया। भाई बंगाल गया ग्यासुद्दीन तुगलक। बंगाल जाकर यहाँ पीछे से हजरत निजामुद्दीन औलिया और जूना खान के बीच कुछ साठगांठ हुई और इस साठगांठ की भनक लगी किसे, ग्यासुद्दीन तुगलक को। और ग्यासुद्दीन तुगलक के पास जब ये सूचना पहुंची तो उसने वहीं से आदेश दिया, वहीं से एक फरमान जारी किया कि किसको, निजामुद्दीन औलिया को। और निजामुद्दीन औलिया से कहा कि जब तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊं मुझे 5 लाख सोने के, 5 लाख चांदी के टंके चाहिए। दिल्ली पहुंचने से पहले पहले मुझे 5 लाख चांदी के टंके खजाने में जमा हो जाने चाहिए। इसी बात को रिस्पॉन्ड करने के लिए, इसी बात का जवाब देने के लिए हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त। किस हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। ये कहावत आपने सुनी होगी ना कि भाई दिल्ली अभी दूर है। जब हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ढंग से नहीं करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाते हैं, दिल्ली दूर है। और जब हम उसकी तैयारी करते हैं बढ़िया तरीके से तो दिल्ली हमारे लिए दूर नहीं है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा हनूज दिल्ली दूरस्त, हनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा, निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। भाई ये बात कह तो दी कि भाई दिल्ली अभी दूर है, और ये बात कहने के बाद, ये बात बोल दी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। ग्यासुद्दीन तुगलक वापस आ गया और वापस आकर ये तुगलकाबाद के बाहर रुका, जहां पर जौना खान ने अपने पिता के स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल बनवाया और अपने पिता से कहा कि आप दिल्ली में प्रवेश करने से पहले आप वहाँ पर रुके, वहीं पर आपके स्वागत की तैयारी की गई है। हजरत निजामुद्दीन का भी कोई रोल नहीं था, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रवेश करने से पहले तुगलकाबाद में ही एक लकड़ी के महल का निर्माण करवाया जौना खान ने। और जौना खान ने वहाँ पर पूरा बंदोबस्त किया। तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई तुगलकाबाद में लकड़ी का महल बनवाया, लकड़ी का महल बनवाया। और कहते हैं कि भाई वहाँ पर हाथियों की धमक थी, हाथी वहाँ पर थे बहुत सारे। किसी हाथी की टक्कर लगने की वजह से ही जो है वो महल जो है पूरी की पूरा गिर गया, जिसके अंदर कौन, ग्यासुद्दीन तुगलक आराम कर रहे थे। लकड़ी के महल बनवाया जिसमें ग्यासुद्दीन तुगलक आराम कर रहे थे। ग्यासुद्दीन तुगलक आराम कर रहे थे। अचानक महल गिर गया, अचानक ये महल गिर गया, जिसमें 1325 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई।
तो भाई बड़ा छोटा सा शासनकाल रहा और इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है जूना खान और निजामुद्दीन औलिया की ही साजिश की वजह से ये महल बनवाया गया और इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो ये थे गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के ही शासक जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की। दो महत्वपूर्ण काम किए, तुगलकाबाद शहर की स्थापना की, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण किया और सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करने के पश्चात इन्होंने शासन प्रशासन को और बेहतर बनाया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए। इसके बाद इनका बेटा, महत्वाकांक्षी बेटा जोना खान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, उसने शासन संभाला। और तुगलक के बारे में ये बात बड़े अच्छे से आप सभी को पता है कि तुगलकी फरमान जो है वो असफल हुए। उसने 5 ऐसे डिसीजन लिए जो इतिहास में उसे साइको सुल्तान या पागल सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध करती है। मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही फेमस, बड़ा ही महत्वाकांक्षी रहा, बड़ा ही विद्वान व्यक्ति रहा और बहुत सारे इतिहासकारों ने उसके बारे में अलग अलग तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं। तो तुगलक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम अगला जो शासक है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, अगला शासक हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक। भाई मोहम्मद बिन तुगलक एक बड़ी अच्छी शख्सियत, बड़ी ही महत्वपूर्ण शख्सियत, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और काफ़ी लंबे समय तक शासन किया। कहा जाता है कि अगर उसके डिसीजन सही निकलते तो शायद वो दिल्ली सल्तनत का सबसे महान शासक होता। लेकिन सारे के सारे डिसीजन, जो भी उसने डिसीजन लिए, चाहे वो डीमोनेटाइजेशन का डिसीजन हो, चाहे वो दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी में स्थापित कर दौलताबाद स्थापित करने का हो, चाहे वो कराची अभियान हो, चाहे वो दोआब क्षेत्र का अभियान हो, दोआब क्षेत्र में उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया उसका अभियान, ये सारी चीज़ें उल्टी पड़ी हमेशा। तो ये सारे के सारे फरमान जो हैं उसके उल्टे पड़े, जिसकी वजह से इतिहास में उसे पागल सुल्तान या इंसेन सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो अगला शासक हम पढ़ेंगे कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। भाई मोहम्मद बिन तुगलक अच्छी तरह से आप जानते हैं 1325 से 1351, 1325 से 1351 तक सबसे लंबा शासनकाल रहा मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसे हम जानते हैं MBT के नाम से। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये था गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, जिसका वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम जोना खान, जोना खान या जूना खान, और इसी को उपाधि मिली किसकी? उलूग खान की। और उलूग खान का अर्थ मैंने आपको पिछली अभी बताया था। उलूग खान का मतलब था विश्व का खान। भाई इसके बारे में इतिहासकार एलिफिसेंट कहते हैं, इतिहासकार एलिफिसेंट ने कहा इसे इनसेन सुल्तान या पागल सुल्तान, इनसेन सुल्तान या पागल सुल्तान कहा एलिफिसेंट नामक इतिहासकार ने इसको पागल सुल्तान कहा। और पागल सुल्तान इसलिए कहा क्योंकि ये अपने वक्त का सबसे प्रसिद्ध महान, ये अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था, महान विद्वान
भाई ऐसा कहा जाता है कि इसके शासनकाल में इसके दरबार में जितने भी अधिकारी थे, जितने भी मंत्री थे, कोई भी इसके बराबर पढ़ा लिखा नहीं था, कोई भी इसके जितना विद्वान नहीं था। ये फारसी भाषा, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, मैथमेटिशियन यानी कि एक बड़ा ही अच्छा गणितज्ञ था, बहुत ज़्यादा काबिलियत थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। इसके दरबार में, इसके टाइम में, इसके शासनकाल में कोई भी व्यक्ति इसके समान पढ़ा लिखा और विद्वान नहीं था। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि इसके दरबार के जितने भी दरबारी थे, ना तो उनकी बात इसको समझ आती थी और ना ही अपनी बात को उनको समझा सकता था। तो एक गैप मेंटेन रहता था। इसलिए जब ये डिसीजन लिया करता था तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा अधिकारी इसको सलाह नहीं दे सकता था कि जिससे ये उन पर विचार विमर्श कर सके। तो अकेला ही डिसीजन लेता था और अकेला ही उनको भुगतता था जब वो फेल हो जाते थे। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। भाई इसके शासनकाल में एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया। भाई इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री कहाँ से आया? मोरक्को से आया। मोरक्को देश से एक यात्री आया जिसे हमने कहा इब्न बतूता। और ये कब आया? 1333 ईस्वी में। भाई ये फारसी जानता था, ये विद्वान जो था, ये जो मोरक्को यात्री था, ये फारसी भाषा जानता था। और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचा तो इसने फारसी में उसके साथ वार्तालाप किया, जिससे बड़ा प्रभावित हुआ मोहम्मद बिन तुगलक। और ना सिर्फ प्रभावित हुआ बल्कि अपनी दिल्ली सल्तनत में ही मोरक्को यात्री इब्न बतूता को रख दिया और दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और इस पद पर ये लगभग 8 वर्षों तक रहा। और कहा जाता है कि इसी मोरक्को यात्री इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के एक शासक के पास अपना राजदूत बनाकर भेजा था। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया तो इसने एक पुस्तक लिखी जिसे हम जानते हैं रेहला के नाम से। रेहला नामक पुस्तक लिखी इब्न बतूता ने। और रेहला नामक पुस्तक में इसने अनुवाद किया लगभग 5 बातों का कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन था वो पूरे भारत में इसका शासन माना जाता था। उसकी 5 महत्वपूर्ण बातें उसने लिखी हैं रेहला नामक पुस्तक में, उसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, रेहला में उसने लिखा कि दिल्ली विश्व का सबसे समृद्ध शहर था। दिल्ली विश्व का सबसे समृद्ध शहर था। दिल्ली को विश्व का सबसे समृद्ध शहर बताया। नंबर 2, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना थी। दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी सेना थी। कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तीसरी बात उसने कही कि कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान पर MBT का शासन था। ठीक है जी।
चौथी बात उसने लिखी, इसने चौथी बात यहां से एक बार देख लीजिए इसको, मैं यहां लिख देता हूं। नंबर 4, दिल्ली शहर में इसने स्वर्ण जड़ित ईंटों का महल बनवाया। और नंबर 5, इसने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी। भाई इब्न बतूता की रहला नामक पुस्तक में 5 बातों का जिक्र किया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली विश्व का सबसे समृद्ध शहर उसने बताया। उसने बताया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ी स्थायी सेना थी। कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना को छोड़कर पूरे हिंदुस्तान पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। इसने स्वर्ण जड़ित ईंटों से ही एक महल बनवाया था और इसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। ये सारी बातें जो है वो कौन बता रहा है? रहला नामक पुस्तक में इब्न बतूता इन पूरी बातों का जिक्र कर रहा है। इसके बाद भाई मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की सबसे पहली सती कौन थी? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए भारत की सबसे पहली सती कौन थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। भाई वैसे फिरोज शाह तुगलक भी इस पर प्रतिबंध लगाएगा, अकबर भी इस पर प्रतिबंध लगाएगा और औरंगजेब भी इस पर प्रतिबंध लगाएगा। और 1829 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर कानून बनाया। ना सिर्फ कानून प्रतिबंध लगाया बल्कि उस पर कानून बनाया कि सती प्रथा करना एक मतलब एक आपराधिक कृत्य है और जिस पर सजा थी। इसलिए अगर हम एक्चुअल की बात करें तो एक्चुअली पूरा का पूरा ये सिस्टम जो बंद हुआ वो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में प्रतिबंध हुआ। लेकिन कुछ सुल्तानों ने पहले ही इस पर प्रतिबंध लगाया और हम सबसे पहले ही सुल्तान की बात करेंगे तो सबसे पहला ही सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। देखिए सती प्रथा क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सती प्रथा हिंदुओं में चली एक ऐसी प्रथा थी, एक ऐसी कुरीति थी जिसमें किसी स्त्री का पति अगर उसका निधन हो जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ ही उस कन्या को जिसकी शादी विवाह उसके साथ हुआ है उसे जलती चिता में बिठा दिया जाता था और उसे उसके साथ ही मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था, मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ये जो प्रथा थी ये बड़ी ही भयानक प्रथा थी जिसको प्रतिबंधित किया, जिसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लेकिन कुछ सुल्तानों में जिसमें हम सबसे पहला ही नाम मोहम्मद बिन तुगलक का, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का, और मुग़लों में अगर हम बात करें तो अकबर और औरंगजेब ने भी इस प्रथा का विरोध किया, इसको प्रतिबंध करने की कोशिश की। लेकिन कानून बनाकर इसको पूरी तरह से प्रतिबंध किया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सन 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। तो इसके बाद किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नंबर 2 अकबर, नंबर 3 औरंगजेब,
ठीक है। और 1829 में फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को बंद किया। सती प्रथा को बंद किया। इसके बाद मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको बताऊं कि भाई पहली ऐसी भारत की सबसे पहली सती कौन थी। कल हम उसके बारे में लिखेंगे और आगे इस तुगलक डायनेस्टी को आगे बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम पूरी तरह से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे सेकंड वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। बताइए कि भारत की सबसे पहली सती कौन थी। भारत की सबसे पहली सती कौन थी, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत की पहली सती कौन थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा ही महत्वाकांक्षी शासक व महत्वाकांक्षी सुल्तान हुआ है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पूरा कंप्लीट इस टॉपिक को करेंगे। और आप सभी देखते रहिए, आप सभी हमारी वीडियोस को देखते रहिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू तैयारी करते रहिए कोरोना काल में, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन में आपको एक अच्छा समय, एक अच्छा टाइम मिल गया है तैयारी के लिए। क्योंकि अगस्त और सितंबर में शायद अगर सिचुएशन सही रही, अगर सारी परिस्थितियां बढ़िया तरीके से रही, तो हम कंपटीशन एग्जाम्स में बैठेंगे, और ना सिर्फ बैठेंगे बल्कि सफलता के लिए झंडे गाड़ेंगे। तो आप सभी देखते रहिए सरस्वती एकेडमी का ये यूट्यूब चैनल, जिस पर आपको सभी तरह की, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारी रीजनिंग्स, मैथ्स सारी की सारी वीडियोस हैं हरियाणा जी के। आप सभी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारी कमियों को हमें बताइए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए एक अच्छा जो सिलेबस आपको करा सकें, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठकर सफलता हासिल कर सकें। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ हम आप सभी से फिर से मुखातिब होंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।